हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है माय लास्ट डचेस, जिसे लिखा गया था एक इंग्लिश पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो इस पोएम को बेसिकली ईयर 1842 में लिखा गया था और फिर उसी साल इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग के एक पोएटिक कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश भी किया गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोएम जो है वो असल में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी ये एक ऐसी टाइप की पोएम है जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही स्पीच देता है या कन्वर्सेशन करता है, और बाकी जो लिसनर है उस पोएम में जो इस स्पीच को सुन रहे होते हैं वो इस पूरे स्पीच के दौरान या कन्वर्सेशन के दौरान वो साइलेंट ही रहते हैं या कुछ नहीं बोलते। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके बैकग्राउंड स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अल्फोंसो नाम के एक राजा, जो कि फेरारा नाम के शहर के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल सी डचेस यानी एक सुंदर सी रानी जिनका नाम लुक्रेजिया था, उन्होंने उससे शादी की थी। तो वो डचेस जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट टाइप की लेडी थी, और वो सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट करती थी, चाहे वो उनका हस्बैंड हो या फिर कोई और। तो इसी चीज़ से गुस्सा होकर और अपने एक्सेसिवली पॉजिटिव नेचर की वजह से उस राजा ने डचेस लुक्रेजिया का कत्ल करवा दिया। और बाद में जब वो फिर से कुंवारे हो गए या विडो हो गए, तब वहीं के एक पड़ोसी शहर के राजा ने अपनी बेटी के शादी के लिए उन्होंने एक मैसेंजर को या एक दूत को राजा अल्फोंसो के पास भेजा बातचीत करने के लिए। तो राजा अल्फोंसो ने उस मैसेंजर को अपने पैलेस के एक आर्ट गैलरी का टूर करवाते हैं, और वहीं पर फिर वो उस मैसेंजर को अपनी प्रीवियस वाइफ या डचेस का एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं या तस्वीर दिखाते हैं, और फिर उसके बारे में बताने लगते हैं। तो अब यहाँ से इस पोएम का असल में शुरुआत होता है। तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। तो वो राजा कुछ इस तरह से कहते हैं कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वेर अलाइव। तो यहाँ पर ड्यूक जो हैं यानी राजा जो हैं वो उस मैसेंजर को अपनी डेथ वाइफ यानी डिसीज्ड वाइफ की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम दीवार पर पेंटिंग देख रहे हो ना, वो पेंटिंग असल में मेरी लास्ट डचेस यानी मेरी आखिरी रानी की तस्वीर है। और इस पेंटिंग को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो जिंदा ही हो, और इसीलिए वो राजा इस पेंटिंग को कलाकारी का या आर्ट का एक अजूबा कहते हैं। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ। फिर वो आगे लिखते हैं, फ्रप एंड डॉल्फ हैंड्स वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। तो यहाँ पर ड्यूक जो है वो एक साधु को या एक मॉन्क को जिसका नाम पेंडोल्फ था, वो यहाँ पर उसे डिनोट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ब्रदर पेंडोल्फ ने या उस साधु ने पूरे एक दिन के मेहनत के बाद इस पेंटिंग को अपने हाथों से तैयार किया था, और जिसके वजह से आज ये पेंटिंग यहाँ पर खड़ी है। यानी जो वो पेंटिंग है डचेस की, वो उसकी पूरी पेंटिंग है, यानी सर से लेकर पैर तक की। इसीलिए वो कहते हैं देयर शी स्टैंड्स। और फिर वो आगे कहते हैं, Wilt please you sit and look at her? I sit frap and dolph by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me if they durst, how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. तो यहाँ पर ड्यूक जो है वो उस मैसेंजर को काफ़ी पोलाइट तरीके से वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो यहाँ पर बैठकर इस पिक्चर को देखना चाहेंगे। पर जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, विल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो रिक्वेस्ट नहीं बल्कि वो ऑर्डर दे रहे हो। और फिर वो उस मैसेंजर को कहते हैं कि मैंने उस पेंटिंग को फ्रापेंडोल्फ की पेंटिंग इसलिए कहा क्योंकि इसका भी एक पर्पस है या इसका भी एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि अक्सर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं या फिर जो अजनबी व्यक्ति होते हैं जैसे कि आप हैं, वो अक्सर इस पेंटिंग को देखने के बाद उनके मन में ये सवाल उठता है कि इस वुमेन की जो पेंटिंग है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने इंटेंस या इतने रियलिस्टिक कैसे हैं, और कैसे उस पेंटर फ्रापेंडोल्फ ने इतने डिटेल एक्सप्रेशन को एक सिंपल से अपीयरेंस में ही कैप्चर किया होगा। तो अक्सर लोग ये पूछना तो चाहते हैं पर वो पूछते नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं या इतना करेज ही नहीं कि वो मुझसे पूछ सके। तो यहाँ पर काउंटेनेंस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से है और डर्स का मतलब डेयर है। और फिर वो यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि लोग मुझसे इसलिए भी ये बात पूछना चाहते हैं क्योंकि इस पेंटिंग को सिर्फ मैं ही पर्दे से हटा सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। तो आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसके मन में इस पेंटिंग को देखने के बाद ये सवाल उठा है कि आखिर उस पेंटर फ्रापेंडोल्फ ने इतने बारीक फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे कैप्चर किया होगा इस पेंटिंग में। फिर वो आगे कहते हैं,
Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Frauendorf's chance to say, her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half blush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. तो यहाँ पर ड्यूक जो है वो उस मैसेंजर से कहते हैं कि सर, ऐसा है कि इस पेंटिंग में जो डचेस के चेहरे पर जो खुशी है या फिर जो ब्लश है, वो असल में उसके हस्बैंड यानी मेरे उस समय वहाँ पर मौजूद रहने की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्रपनडॉल्फ जो पेंटर थे, उन्होंने डचेस की पेंटिंग बनाते वक्त उन्होंने उसे कोई कम्प्लीमेंट दिया हो या उन्होंने उसे कुछ कहा हो, जैसे कि उसकी शॉल उसके रिस्ट को या उसके कलाई को कुछ ज़्यादा ही कवर कर रही है, या फिर उन्होंने डचेस से ये कहा हो कि उसके चेहरे की और उसके गले की जो रंग है और जो उस पर ब्लश है, वो कलर और वो ब्लश पेंटिंग के कलर से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसके ओरिजिनल कलर के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो इस तरह के कम्प्लीमेंट से भी वो खुश हो जाया करती थी और उसके चेहरे पर एक ब्लश आ जाया करता था। फिर वो आगे कहते हैं, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजिली इम्प्रेस्ड, शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। तो ड्यूक फिर मैसेंजर से कहते हैं कि उसका दिल जो था वो ऐसा था कि मैं कैसे बताऊं, वो बहुत जल्दी ही खुश हो जाया करती थी और वो बहुत आसानी से इम्प्रेस भी हो जाती थी। मतलब उसका नेचर ऐसा था कि वो जिधर भी देखती और जिसे भी देखती यानी जिस चीज़ को भी देखती, वो हर उस चीज़ को पसंद करने लग जाती और उसमें इंटरेस्टेड हो जाती। यानी उसके लिए कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं था, बल्कि उसके नज़र में हर एक चीज़ एक बराबर था। फिर वो आगे कहते हैं, सर, इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, द वाइट म्यूल शी रोड विथ राउंड द टेरेस, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least। तो अब यहाँ पर ड्यूक अपने डचेस की खामियां निकालते हैं या उसमें कमी ढूंढते हैं, और वो उस मैसेंजर से कहते हैं कि सर, उसके लिए सब कुछ एक बराबर था, चाहे वो मेरे द्वारा दिया गया वो ज्वेलरी हो जो वो अपने सीने पर या अपने ब्रेस्ट पर पहना करती थी, या पश्चिम का डूबता हुआ सूरज हो, चाहे वो किसी बेवकूफ़ के द्वारा गार्डन से तोड़कर दिया गया चेरी फ्रूट हो, या फिर सफ़ेद खच्चर की सवारी हो जो कि वो महलों के किनारे एंजॉय किया करती थी, उसके लिए सब कुछ एक बराबर था और वह सभी चीज़ों के लिए एक जैसा ही तारीफ़ किया करती थी या फिर कभी थोड़ा शर्मा जाती थी। फिर वो आगे कहते हैं, शी थैंक मैन, गुड, बट थैंक सम हाउ, आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी रैंक माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम विथ एनी बडीज गिफ्ट, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। तो ड्यूक यहाँ पर उस मैसेंजर से कहते हैं कि वो दूसरे लोगों को भी थैंक यू कहती थी या धन्यवाद करती थी, तो ये तो अच्छी बात है, गुड, बट वो दूसरे लोगों को भी ऐसे धन्यवाद करती थी या दूसरे लोगों को भी ऐसे ट्रीट करती थी जैसा कि वो मुझे करती है। यानी ड्यूक ने जो उसे 900 साल पुराना जो एंशिएंट गिफ्ट दिया है, उसे शादी करके उसे जो अपना ये परिवार का नाम दिया है एक गिफ्ट के तौर पे, उसके लिए ये भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि बाकी सिंपल चीज़ें हैं या सिंपल गिफ्ट हैं। तो ड्यूक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब कौन उसके सामने झुकने जाए या कौन उसे ये बताने के लिए जाए कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि ड्यूक के नज़र में ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसके लिए वो डचेस के सामने झुकना नहीं चाहते या उसके लेवल पर उतर कर उससे बात करना नहीं चाहते, भले ही वो उसकी वाइफ ही क्यों ना हो। फिर वो आगे कहते हैं, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। तो ड्यूक यहाँ पर उस मैसेंजर से ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी उसे किसी न किसी तरीके से ये बात घुमा फिरा कर कह देते कि तुम्हें उसकी ये बात या तुम्हें उसकी ये चीज़ नहीं पसंद है, पर मेरे अंदर ये घुमा फिरा कर बात करने का स्किल नहीं है। तो यहाँ पर ये ड्यूक जो है वो गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है कि उसके अंदर ये बात करने का स्किल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में तो उसने इतना कुछ उस लो क्लास मैसेंजर को घुमा फिरा कर कह दिया और अब कह रहे हैं कि उसके अंदर स्किल नहीं है बात करने का। और फिर वो आगे कहते हैं, जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्गस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, nor plainly set her wits to yours, forsued and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop। तो अब यहाँ पर ड्यूक जो है वो अपने पहले वाले बात को ही कंटिन्यू रखते हैं
और वो कहते हैं कि इवन दो अगर मेरे अंदर ये बात करने का स्किल होता भी, तब भी मैं अपनी वाइफ के सामने झुकने के लिए या उसे उसकी गलती समझाने के लिए या उसे ये बताने के लिए नहीं जाता कि उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती या यहाँ पर वो अपनी सीमा पार कर रही है। और हो सकता है कि वो मेरे ऐसे कहने पर खुद को बदल भी लेती या मेरे लिए वो खुद को चेंज भी कर लेती और अपनी गलती को वो एक लेसन की तरह एक्सेप्ट कर लेती। पर ड्यूक के हिसाब से उसका ये मानना था कि डचेस को उसकी गलती के बारे में बताना या उसे गलती के बारे में समझाना भी तो एक तरह से उसके सामने झुकना ही हुआ, और वो किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ये ड्यूक जो है ना, वो खुद को बहुत ही हाई और माइटी समझते हैं, और उनके नज़र में किसी भी औरत के सामने झुकना या उसके लेवल पर उतर के उससे बात करना उनके सम्मान के खिलाफ है, भले ही वो उनकी खुद की वाइफ क्यों ना हो। और फिर वो आगे कहते हैं, ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास हर, बट हु पास विदाउट मच दिस सेम स्माइल, दिस ग्रीव आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। यानी ड्यूक यहाँ पर उस मैसेंजर से ये कहते हैं कि सर, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी मैं अपनी वाइफ के पास से या अपनी क्वीन के पास से गुजरता था, तब वो मुझे देखकर स्माइल करती थी। पर मुझे दुख तो इस बात का है कि वो सिर्फ मुझे ही देखकर वैसे स्माइल नहीं करती थी, बल्कि वो हर किसी को जो भी उसके पास से गुजरता था वो सभी को देखकर वैसे ही स्माइल करती थी। और ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन ये ऑर्डर दिया कि डचेस का कत्ल करवा दिया जाए या उसे मार दिया जाए, ताकि सारी स्माइल एक साथ ही बंद हो सके और उसके मरने के बाद उसकी स्माइल पर सिर्फ मेरा अधिकार हो। तो इस लाइन से हमें उस ड्यूक के मेंटल डिसऑर्डर या कह ले उसके एक्सेसिवली पॉजिटिव नेचर के बारे में पता चलता है। तो अब ये सब कहने के बाद ड्यूक फिर से उस मैसेंजर का ध्यान उस पेंटिंग की ओर खींचते हैं और कहते हैं, एंड देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। यानी डचेस इस पेंटिंग में ऐसे खड़ी है मानो जैसे वो जिंदा हो। तो ड्यूक इस पेंटिंग से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब सिर्फ वही उस स्माइल को देख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इस पोएम के टोन में एक चेंज आता है या शिफ्ट आता है, और फिर वो कहते हैं, विल प्लीज यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, आई रिपीट द काउंट, your masters known for munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self as I avowed at starting is my object। यानी अब ड्यूक जो है वो उस मैसेंजर से कहते हैं कि क्या आप खड़े नहीं होंगे, हमें अभी और भी तो लोगों से नीचे मिलने के लिए चलना है। और ड्यूक सबसे पहले द काउंट यानी उस मैसेंजर के बॉस या उसके मास्टर का नाम मेंशन करते हैं जिसे वो नीचे मिलने के लिए जा रहे हैं। और द काउंट जो है वो इसलिए भी जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी, यानी उनके दयालुता के लिए और उनके वेल्थ के लिए। इसीलिए जो ड्यूक हैं वो उनसे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डाउरी यानी दहेज भी एक्सपेक्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि दी काउंट जो है वो उन्हें इस चीज़ के लिए डिसअलाउ या इनकार नहीं करेंगे। और फिर ड्यूक आगे कहते हैं कि वैसे भी मुझे सिर्फ आपके काउंट की बेटी ही चाहिए, क्योंकि दहेज में मुझे उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में उनकी बेटी ही वो सबसे अपर मोस्ट चीज़ है जिसे वो मुझे दे रहे हैं। और अब इस पोएम के लास्ट पार्ट में ड्यूक ये कहते हैं, ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स दो अ रेयरिटी, विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी। तो अब यहाँ पर ड्यूक जो है वो उस मैसेंजर से कहते हैं कि सर, आप अकेले कहाँ जा रहे हो, हम लोग एक साथ नीचे चलते हैं ना। और जब ये लोग एक साथ नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाते हैं, तब ड्यूक उस मैसेंजर से कहते हैं कि देखो उस नेपच्यून की मूर्ति को जिसने एक सी हॉर्स को कंट्रोल करके रखा है, और ये एक बहुत ही रेयर किस्म की मूर्ति है जिसे क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने ब्रोंज के इस्तेमाल से खास मेरे लिए बनाया है। तब यहाँ पर नेपच्यून जो है वो एक रोमन गॉड है जो कि एक टाइनी से सी हॉर्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नेपच्यून की जो मूर्ति है वो ड्यूक के डोमिनेटिंग और उसके कंट्रोलिंग नेचर को सिंबलाइज करता है या उसे दर्शा रहा है, क्योंकि ड्यूक भी इसी तरह से अपने डचेस को कंट्रोल करना चाहता था या उसे डोमिनेट करना चाहता था। और वो सी हॉर्स जो है वो सिंबलाइज करता है किसी भी डचेस को जिसे वो ड्यूक एक्वायर करेगा। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।